और पूर्वांचल की बात कार्यक्रम में कारवां हमने पूर्वांचल में संजय निषाद जी गोरखपुर से शुरू किया था। गोरखपुर, महाराजगंज, तमाम सारे और शहरों में होते हुए हम देवरिया जो एकदम पूर्वांचल के सबसे छोर पर है, यानी बिहार की सीमा पर स्थित है और बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कभी कुशीनगर और देवरिया दोनों मिलकर के एक बड़ा व्यापक क्षेत्रफल वाले जिला हुआ करते थे और संसदीय क्षेत्र अगर आप देखें सलेमपुर, देवरिया, कुशीनगर, 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्र हुआ करते थे। तो काफी व्यापक इलाका रहा है राजनीतिक दृष्टि से भी। और जिस तरीके के लोग चाहे स्वतंत्रता संग्राम में या उसके बाद जिस तरीके के लोग यहाँ से उभर के पहुंचे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में पहुंचे हों, राजनीति में पहुंचे हों, तमाम अन्य जो है क्षेत्रों में आगे पहुंचे हों, वो अपने आप में मिसाल रही है। और इसीलिए हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं देवरिया में तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, जो मुखर होकर के अपनी बात कहते हैं। निषाद पार्टी बहुत छोटे स्तर से इन्होंने पार्टी की शुरुआत की और आज उसकी चर्चा प्रदेश और देश की राजनीति में हो रही है। संजय जी, स्वागत है आपका। और ये जो बात हम लोग कह रहे हैं, जब निषाद पार्टी को लेकर के आज से करीब 1 दशक पहले आपने जब पार्टी शुरू की थी या उससे पहले जब आपका जो कैरियर था, बड़ा कभी 10 साल बाद का ये सोचा था कि आप सरकार में होंगे, एनडीए एक प्रमुख दल केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका हिस्सा होंगे। ये यात्रा कैसी रही? पहले तो मैं भारत 24 को बधाई दूंगा और दर्शकों को भी, आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया के जो भी आपके दर्शक हैं, कि आपने एक महत्वपूर्ण पूर्वांचल, एक ऐसी माटी की जो महक है जो पूरी दुनिया में, अभी मैं जहाँ जहाँ भी जिन देशों में जाता हूँ वहाँ जरूर देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर का कोई न कोई मिल जाता है। तो एक हमें गर्व होता कि एक ऐसा मिट्टी है जहाँ के लोग पूरी दुनिया में जाके फैले हुए हैं। आज के दिन में जो हमारे बारे में आपने कहा कि शुरुआत की 10 की पहले क्या सोचे होंगे, तो मैं पहले पेशे से चिकित्सक था और 2 रोगों के इलाज करता था। और शरीर जो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। लेकिन जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 3 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराए, 14 देशों को लोगों को बुलाया, तो पता चला कि भारत की जो दशा दुर्दशा है दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत खराब है। कि यहाँ स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो बहुत खराब है। यहाँ माल न्यूट्रिशन से बहुत बच्चे मरते हैं। और जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ कहाँ से होगा, स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा तो विचार कहाँ से होगा, विचार नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा, तो सरकार कहाँ से स्वस्थ बनेगी। इसके लिए उसकी जड़ में जाने का मतलब होता है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। हमें चर्चिल की वो किताब पढ़ने को मिली अबाउट द पॉलिटिक्स में, द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कहीं कम नहीं, ज्यादा ही होता है। और सभी की सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन इन द डेमोक्रेसी विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी, कि सामाजिक संगठन मीठा जहर है अगर उसके साथ कोई राजनीतिक दल नहीं है। तो भारत में इतने सामाजिक संगठन है, जाति, धर्म, आधार, क्षेत्र के आधार पर, कि वो अपनी आवाज उठाते रहे, बाहर हो उनकी आवाज को कुचलते रहे, पावर में जो रहे उनकी आवाज को कुचलते रहे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। पता चला जब भी वो आवाज उठाए तो उन्हें राजनीति का शिकार होना पड़ता था। तो फिर मेरे दिल में आया कि अगर पावर से ये कुचल रहे हैं और इनकी आवाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, कि भाई अंग्रेज और मुगल तो समस्या थे ही, पिछली सरकारों ने भी इन्हें उपेक्षित रखा, जाति, धर्म, विशेष क्षेत्र को, तो इनकी जो समस्या सामाजिक संगठन से उठाया, कुचल दिए गए। तो अब किसने कुचला? पावर में रहने वालों ने कुचला। तो लगा कि नहीं, अब इन्हें पावर में ले जाना होगा। जो समस्या से ग्रस्त लोग हैं ये बाहर जब तक रहेंगे, राजनीति के शिकार रहेंगे, इन्हें राजनीति का हिस्सेदार बनाना होगा, एक राजनीतिक दल का गठन करना होगा, खुद इन्हें पावर में ले जाकर इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। जो कुचलने वाले हैं उन्हें कुचल कर हटाना होगा, सत्ता से बाहर करना होगा। ऐसे नहीं अंग्रेजों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, तो उन्हें अगर हमें हटाया देश के लोगों ने, तो ऐसे खून को जगाना होगा पूर्वांचल की धरती को, कि वो जागे और ऐसे सत्ता में रहने वाले लोग जो अंग्रेजों और मुगलों के इशारे पर चलते हो, उन्हें सत्ता से बाहर किया जाए और भारत को फिर समृद्धशाली और सोने की चिड़िया बनाई जाए। और फिर से वही जो समृद्ध भारत है, कि अभी देवों का स्थान रहा है। ये हमारे जो है
बुद्ध पैदा हुए हैं, यहाँ के लोग क्रांतिकारी रहे हैं, और फिर उपेक्षित रहा हो, और फिर जब तक देश आजाद हुआ हमेशा उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री देता रहा। दो एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भले हो गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा प्रधानमंत्री देता रहा हो, लेकिन विकास की धारा में मॉडल नहीं बन पाया। मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा, मोदी जी को, कि जब से आए हैं उत्तर प्रदेश भी विकास के रूप में एक मॉडल के रूप में पूरा चमक रहा है, और जिसमें पूर्वांचल की भी एक विशेष स्थान है। तो मैं इसीलिए मेरा हृदय परिवर्तन जो है निषाद राज के किले पर हुआ 13 जनवरी 2013 को, कि भगवान राम और निषाद राज जब राजनीतिक कलम चलाए थे तब सत्ता सुख आया था। दोनों ने कैबिनेट में, जब भगवान राम 14 साल बाद आए और अपनी कैबिनेट में निषाद राज को याद किया था। राम राज का मतलब होता सुख का राज, रावण राज का मतलब होता दुख का राज। व्यक्ति की बात नहीं हम करते हैं। तो अगर सुग्रीव को भगवान राम ने गले लगाया था, और भगवान राम जब अयोध्या से गए और निषाद राज को गले लगाया और रात्रि विश्राम किया, गंगा पार किया, और जो दुख देने वाला व्यक्ति था उसे हटाया और सुग्रीव जैसे कमजोर को गले लगाया। तो मैंने इस युग में इसीलिए राजनीतिक दल का गठन किया कि अपने ये जो वोटर हैं, एक समस्या है कि हम एकेडमिक शिक्षा तो ले लेते हैं पढ़े लिखे लोग, कि हम अपने परिवार को विकास करने के लिए पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन जिससे प्रदेश चलना है, पब्लिक चलना है, उसकी पॉलिटिकल पढ़ाई कहाँ है। तो कुछ संख्या में लोग राजनीतिक रूप से ट्रेंड लोग पावर में 70 साल से रहे, और बहुसंख्य लोग राजनीतिक रूप से अनट्रेंड लोग इनके पांव में कुचलते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि एक प्रोग्राम बनाओ, एक पार्टी बनाओ, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कि जो निर्बल लोग हैं उन्हें उनमें ज्वाइन कराओ और निर्बलों के अंदर राजनीतिक चेतना लाओ। तो मैंने कहा कि एक प्रोग्राम बनाओ कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति को पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाया जा और फिर उनको लाया जा, क्योंकि वोटर जो है इस युग का भाई समस्या, संविधान समस्याओं का समाधान है। आपको सबको पता है कि देश में 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक देश आजाद हुआ, लेकिन 193 जातियां उत्तर प्रदेश की, 578 जातियों के अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ था। देश तो आजाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947। संविधान बन गया 1950 में 26 जनवरी, लेकिन 578 जातियां पूरे देश में इस आजाद भारत में भी गुलाम रहे, वो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित रहे। 31 अगस्त 1952 को वो आजाद हुए, जब वह जो हम, तो मैं कहता हूं पहला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी हमें पढ़ने का अवसर मिला कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 था सेमन, कि जातियों को अंग्रेजों मुगलों ने कानून बनाकर विस्थापित किया है, इन्हें स्थापित करना पड़ेगा। जो रोड पर हैं, बावरियां हैं, जो अभी खाना बदोश की जिंदगी पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, ये देश को आज उनके, जब मैंने शुरू किया सोशल वर्कर में था हाई स्कूल में, तो जब मिलना शुरू किया उनके लिए, जब सामाजिक काम करने लगा तो जाना, तो उनके ठेले पर पता चला कि प्रताप के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा क्या है, क्या मेरे पुरखे राणा प्रताप को हथियार बनाकर देते थे कि मुगलों से लड़ना है, और केवल इतने नाते हमारे लोगों को उजाड़ा गया है। तो जब हमें रिसर्च में आया कि वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मैंने किताब लिखा, भारत का असली मालिक कौन। फिर मैंने लिखा कि देश के असली मालिक तो रोड पर घूम रहे हैं, ये जो अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज उनके है। तो ऐसे लोग जो विस्थापित हैं, स्थापित हो सकें, उनके लिए एक दल का गठन किया। चूंकि लोकतंत्र है, बिना भाई बाहर आवाज उठाते रहेंगे, ये कुचलते रहेंगे। भाग्य जो है विधानसभा लोकसभा में लिखा जाता है, वहां वकील चाहिए, वहां भाड़े का नहीं अखाड़े का वकील चाहिए। तो पता चला इन जातियों के नेता तो जाते हैं, इस विशेष और पूर्वांचल क्षेत्र के नेता लखनऊ दिल्ली में तो जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं उनके लिए टाइम अलाट होता है। एक डिजोनर बिल पास किया था कांग्रेस ने कि किसी नेता के लिए अब नहीं अलाट होगा, पार्टी के लिए टाइम अलाट होगा, पार्टी अपने विधायकों को अलाट करती बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो पता चला इन जाति और धर्म और क्षेत्र के लोग जो गए उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, उनको पिछली सीट पर बैठा दिया। बोले कौन है? सेलेक्टेड लोग बोलेंगे, पार्टी का अध्यक्ष बोलेगा, पार्टी के सेलेक्टेड प्रवक्ता वहां बोलेंगे जिनको पार्टी तय करेगी। तो ये हुआ कि अब वकील भी जा रहा है तो उसकी आवाज बंद है विधानसभा में। तो एक ऐसे दल को गठन करो कि जितने वकील जाएं वो अपनी आवाज उठाएं। तो मैंने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठन किया कि निर्बलों की आवाज उठाने वाले विधानसभा में जाएं और स्वतंत्र रूप से, मैं अपने पार्टी के विधायक को कभी मैंने पूरा स्वतंत्र कर दिया कि जितना टाइम मिलता सब लोग बोलोगे, बल्कि हम कम बोलेंगे। तो मेरे को निषाद पार्टी को अगली सीट में विधानसभा
अगली सीट पर विधान परिषद में भी जगह हुआ। 11 विधायकों के साथ टीम के साथ विधानसभा में मैं गया। हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 खत्म करने में 70 नेता खत्म हो गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राम मंदिर बनाने में गए तो कितने हजार लोगों को लहूलुहान और नदियों का खून की नदियां बहीं। लेकिन अपने को सौभाग्यशाली हूं कि त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से मोदी और योगी ने डॉक्टर संजय को, एक निषाद राज के वंशज को, बेटे को गले लगाया। और आज देखिए धारा 370 भी खत्म हो गया, हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी खत्म हो गया, राम मंदिर भी आसानी से बन रहा है, मुसलमान भी उसमें ईंटा दे के बना रहा है। अभी हम अपने को सौभाग्यशाली हूं कि निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, 20 करोड़ 38 लाख रुपए उसमें दिलाया, और उसमें निषाद राज भगवान राम की मूर्ति भी लगाया। और भगवान जहां अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो हम अपने को बहुत गौरवान्वित हो कि राम मंदिर में भगवान राम के साथ साथ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज गुहराज महाराज का भी उसमें स्थापना मूर्ति लग रही है। तो ये भारतीय संस्कृति है। अगर जिस समाज की संस्कृति नहीं रहेगी, देवरिया एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है, देवों का घर है, आर्यों का घर है, यहाँ जो है गौतम बुद्ध पर यहाँ जो है उनका जो है परिनिर्माण हुआ था। तो ऐसी ऐतिहासिक धरती के ये सांस्कृतिक धरोहर को किसने नष्ट किया है? मुगलों अंग्रेजों तो नष्ट किया ही था, पिछली सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं टाला। अगर मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर संजय, योगी जी, हम लोग एनडीए मिलकर, पहला सिद्धांत था कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। अर्थव्यवस्था में कहाँ चले गए थे? जब हम पढ़ने का शुरू किया तो पता चला कि इकोनॉमिक जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला जब मुगल आए थे तो 30 गुना गरीब थे, अंग्रेज आए तो 20 गुना गरीब थे। हम लोगों ने 1150 750 बरस मुगलों से लड़ा, 350 बरस अंग्रेजों से लड़ा। और जब अंग्रेज भागने लगे तो 1 रुपये का बिस्कुट 1 पाउंड में, $1 में पाने लगे। लेकिन अभी मैं 1 साल पहले इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया, तो पता चला वहां 1 रुपये का बिस्कुट खाने के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था। मतलब 1150 बरस में हम 30 गुना गरीब हुए, और ये 70 साल में हम 100 गुना गरीब हो गए। अरे बधाई दे देश को, देश के लोग मोदी जी को कि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था पिछली सरकारों ने। अब दुनिया में 5वें नंबर पर इस भारत की अर्थव्यवस्था आ गई है, और G20 का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। आज के दिन में हम लोगों ने संकल्प लिया 39 पार्टियों ने कि अगली बार, इस बार एनडीए की सरकार 330 बार एनडीए की सरकार बनेगी, और अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर लाएंगे। भारत को समृद्धिशाली बनाएंगे, हम लोग भारत को ताकतवर बनाएंगे, और दुनिया में फिर से ये गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाएंगे। दर्द कितना होता था, मैं जब डिस्पेंसरी पर था, कि जो 100 रोगी आते थे तो 30 रोगी ऐसे आते थे जिनके पास किराया नहीं होता था। उनको कैसे उनको हम इलाज करते मैं ही जानता था। तो बाकी लोगों से, धनी लोगों से मैं टाइप रखकर रहता था कि उनकी दवाई का पैसा अलग से देना। अपना जो भी हमारा व्यवसाय से पैसा बचता था उनके दवाई, उनके किराए में देता था। तो जब रिसर्च किया तो पता चला कि इनके पुरखों ने तो देश की आजादी में अंग्रेजों मुगलों ने लड़ा, मतलब क्रिमिनल ट्राइब साइड करके लगाकर इनका जल जंगल जमीन, इनका अधिकार छीन लिया, जीविकोपार्जन के साधन, इनके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो पता चला कि अर्थव्यवस्था ही चौपट है देश की, शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है। 70 साल से पता ही चला कि प्राइमरी में अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया कांग्रेस ने। 2 तरीके की शिक्षा हो गई, एक तो गांव में पढ़ने वाला 5 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, टाट अब हम लोग लेके जाते थे पढ़ने के लिए, और कक्षा 6 से अंग्रेजी में पढ़ते थे। ये सब जो आपस में दुर्व्यवस्था था, इसे पता चला कि संविधान से ही व्यवस्था को लाया जा सकता है। पता चला कि भाई जब अंबेडकर ने संविधान सौंपा था तो ये पता चला कि उन्होंने पहले बात कहा था, संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति अगर नियत सही होगी तो होगा। तो पता चला कि जब देखने लगे तो पता चला कि जब नेशनल सैंपल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्वी 2001 का जो रिपोर्ट था, उसके आधार पर पता चला 83 करोड़ 90 लाख लोगों के पास आय 20 रुपए से कम है। उसमें 27 करोड़ लोगों की जो आय है वो 11 रुपए से कम है, बाकी की 6 रुपए से कम है। कैसे खाएगा आधा जिंदा आधा उसको भुखमरी कहते हैं। तो इसमें ये पता चला कि इनके लिए नीयत सही नहीं है कि अनाज गोदामों में सड़ रहा है, गरीब गांव में भूखों मर रहा है। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, और जब मैं एनडीए आई कि आज के दिन में नीति बनी और 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज दिया जा रहा है। इनके लिए आयुष्मान भारत, पिछली सरकार की नीयत सही होती तो गोदाम का अनाज सड़ता नहीं, मकान आराम से खाते। आपने देखा होगा कोरोना में कैसी व्यवस्था हुई। दूसरा, इलाज के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड दिया। फिर उन्होंने देखे मकान कैसे रहते थे, उनके लिए मकान दिया। आज के दिन में और बहुत योजनाएं हैं। हम अपनी बात करते हैं कि मैं जब से आया 1 साल से इसमें हूं, और 8 साल से 8वां स्थापना दिवस हमारा मनने जा रहा है।
यहाँ जो है दुबीजनाथ पार्क में है। 8 साल हो गया पार्टी को रजिस्टर्ड हुए और 9 साल हो गया पार्टी को हमने संकल्प लिए। तो आज के दिन में इस 1 साल में हमने 9 साल मेरा हो गया, 9 साल बेमिसाल हुआ कि हम अपने उस किले को पर्यटक स्थल घोषित करा। पहली बार है कि पिछली सरकारें कितना उनकी नीयत खराब थी कि 67 बरस में केवल 3000 इस मछुआ समुदाय के लोगों को दिया। पहले तो हाईवे था नहीं, पहले नदियां थी, समुद्र थे, सीधे आना था। नाव से लड़ाई अंग्रेजों से मुगलों ने, हमारे लोगों ने लड़ा, उन्होंने कानून बना के उजाड़ा और सरकार बन गई, संविधान बन गया, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ा। ऐतिहासिक हम लोगों को 167 लोगों को फांसी हुई कानपुर सती चौरा घाट पर। निषादों को नाव में डुबो दिया था अंग्रेजों को हमारे लोगों ने। स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश है। कतली, ये निषाद मछुआरे सब कतली बदमाश हैं और इनको जो श्रय दे रहा है वो भी है। 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। ये बताइए कि कोई जन्म से अपराधी तो नहीं हो सकता है? पता करने लगे कि क्या हो गया, कहाँ गए मछुआरे निषाद, कहने अरे इनकी पता करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश जो सरकार थी, बस 1 मिनट समय लूंगा कि उसमें कि पता चला कि पता करो तो कहें इनकी माँ के पेट में जो बच्चा होगा वो निषाद होगा, महिलाओं की जेल बनाओ। ये हम नहीं कहते हैं, आप जनरल पढ़िए, पूरा रिकॉर्ड है। महिलाओं के लिए जेल बनी, हमारी माताओं को जेल में बंद कर दिया, वहां बच्चे को तड़फा के मारा गया। ये गौरवशाली इतिहास रहा। लेकिन पिछली सरकारों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। उसमें कहा 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए, लेकिन नहीं किया और ऐसा कर दिया कि इनके रिपोर्ट को इधर उधर कर दिया। संविधान में लिखा गया लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो सेवा करने वाले पा गए, लेकिन फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन का तो फाइल ही गायब करा दिया मुकुल वासनी और शैलजा ने। उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा दिया। जो पार्टियां, जो सरकारें किसी समाज के विकास के लिए संविधान में पार्लियामेंट्री आर्डर हो और राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया हो, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि उस समुदाय जो देश को आजाद कराया हो, जो क्रिमिनल ट्राइब्स रिकॉर्ड के अनुसार वो जातियां सम्मानित करने की व्यवस्था देने की, उसकी फाइल को गायब करा दिया जा। और मेरे जैसे एक पूर्वांचल का बेटा जाके दोनों मंत्रियों के खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया हूं। समय आने पर इंक्वायरी करा के जेल भी भिजवा दूंगा। तो ये अन्यायी लोगों को सत्ता से हटाना, इनकी व्यवस्था दिलाना, मैं इतने इसीलिए पैदा हुआ। मैं चाहता हूं संविधान से समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन संविधान की जो चाबी है वो सरकार के पास होती है और सरकार के पास चाबी तब जब वोटर है। वोटर पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है। इसको हम बेहोश मेडिकल भाषा में कहते हैं कि वोटर असली भगवान तो है, लेकिन वो जो है राजनीतिक रूप से बेहोश है, अनकॉन्शियसनेस है। उससे हमने एक प्रोग्राम बनाया कि वोटर के पास जाना है। ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, इस देश का राष्ट्र निर्माता है। उसके पुरखों ने, सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए। वोटर असली भगवान है, लेकिन इन लोगों ने 70 साल से झुआ भर वोट को पौआ पिला के इन्हें बेहोश किया। 15 दिन खाली दारू बांटते रहे लोग, पर्चा बांटते रहे, ऐसे ऐसे एजेंट बांटते रहे, ऐसा भ्रम करते रहे कि माइक लेके हम ये करेंगे वो करेंगे, इनको लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ। लेकिन जब से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन ने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, प्रोग्राम बनाए, रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, उन्हें होश में लाना है, जोश में लाना है, सही बात पढ़ाना है और सही जगह बटन दबाना है। जब से जान गए हैं तब से जो है ये जान लीजिए, जब से इनको मालूम हो गया कि कांग्रेस बटन दबाते हमारी अर्थव्यवस्था चौपट, हमारी गरीबी बढ़ेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की दशा दलितों से भी खराब है। रिपोर्ट के अनुसार SC ST से भी दशा निषादों की खराब है। ये हमारा पढ़ाई लिखाई, फतेह बहादुर सिंह चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के पहले थे कि देश को आजाद कराने वाली जातियां जो थी उनके लिए उन्होंने कहा था कि इनको ST की सुविधा देकर इनको स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन सरकारों ने वो भी सुविधा छीन लिया। जो शिक्षा छीनती हो, शिक्षा जो है ज्ञान केंद्र होता, शक्ति होता है, किसी समुदाय को शिक्षा पाना संविधान का अधिकार है। पिछली सरकारों ने उनको छीन लिया, विमुक्ति जनजाति का। तो मेरा एक ही राय है कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया उससे जगह इन्हें माना कि हाथी दबाने, साइकिल दबाने, पंचा दबाने से वो तो हीरो हो गए, उनके चंगू मंगू हीरो हो गए, लेकिन दलितों के नाम पर दलित अभी भी जीरो है, उनके चंगू मंगू हीरो। पिछड़े के नाम पर समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द रहने वाले हीरो, बाकी सब ऐसे ही है। लेकिन अब तो मैं इस तरह कहता हूं कि इनके हिसाब से अब जो इन्हें चाहिए उसके लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई, NDA के साथ है, इनके लिए हम योजनाओं बनाकर लाभ लाकर पहले काम कर रहा हूं। संजय जी, इसीलिए मैंने आपको इतना
समय दिया कि आप अपनी भाई ये बात तो जरूर कहेंगे, बाकी सारी बात तो हम पूछ लेंगे फिर। ये जो बात आपने कही है इतनी आपकी पार्टी की जो लड़ाई है या आपके अपने मिशन की जो लड़ाई है, लेकिन इसमें 2-3 कॉन्ट्रडिक्शन है। मसलन मुझे जो आपकी बातचीत है, पहले भी आपसे बहुत बार बातचीत होती रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जो बात समझ में आई एक तो ये कि आपकी रामायण जो है वो थोड़ी सुधर गई है। रामायण को लेकर के जो आपका व्यू था वो व्यू बदल गया है, वो एनडीए के साथ आने के नाते मुझे लगता है बदलाव हुआ है। दूसरी चीज की जो है, लंबे भाषण तो खैर आप पहले से देते रहे, लेकिन बीजेपी वाले आजकल तो संसद में आप देखिए 2.5 घंटे भाषण हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के। तो खैर ये जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद ये हुआ या आप लोग सरकार में आए, पर ये आरोप बार बार छोटी पार्टियों पर ये लगता है कि वो पावर माइंड सेट के साथ काम करती हैं, यानी सत्ता में रहने के लिए किसी के साथ समझौता करती हैं, किसी के साथ जाने के लिए तैयार रहती हैं। ये बड़ा आरोप लगता है और सभी लगता है, और प्रधानमंत्री खुद लगाते हैं तमाम क्षेत्रीय पार्टियों पर ये आरोप। मैं पहला नेता हूं, अभी 39 पार्टियों की बैठक हुई थी और उसमें मैंने को आवाज सलाह मांगा गया था और सबको बोलने का अवसर मिला था। तो मैंने अपने 5 मिनट के भाषण में एक ही बात बताया कि मुगलों, अंग्रेजों और पिछली सरकारों की उदासीन और गलत नीतियों और रवैया की वजह से क्षेत्र और जाति और विशेष वर्ग के लोगों के अंदर संगठन और पार्टी का निर्माण होता है। अगर उन्होंने उपेक्षा किया है और आप एनडीए के साथ आए हैं, तो अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो मैसेज जाएगा। माननीय मोदी जी ने अपने कोर्ट भाषण में कहा कि नहीं, इसमें निश्चित रूप से जो भी क्षेत्रीय और जाति और जो भी जिनके साथ भी वंचित रह गए हैं, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर हमको काम करना होगा। मेरे कहने में क्षेत्रीय दल, आप जिसको आरोप लगा, हम कह रहे हैं कि निर्माण पिछली सरकारों ने इनके लिए काम ही किया होता तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ती। हमारे आरक्षण को अगर कांग्रेस ने दे दिया होता, बसपा ने दे दिया होता, सपा ने दे दिया होता, जब हमें संविधान में मिला हुआ हक है, लेदरमैन को मिलेगा, उसी में फिशरमैन को लिखा। हम 1961 में 70 लाख गिनती में आए थे। सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर 1931 में गणना हुई, हमारी 80 में, 41 में हुई, 61 में हुई। बिना, जब संविधान में लिखा हुआ कि किसी जाति को बिना पार्लियामेंट में डिबेट के नहीं इधर से उधर किया जा सकता है, जब एक बार राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, तो केवट मल्ला को पिछड़ी जात में डालना ही गैर संवैधानिक है। तो संविधान में सुरक्षा दिलाना, संविधान में वकालत कराने के लिए हमें सदन में जाना होगा। सरकार के साथ रहेंगे तभी काम हो पाएगा। पर ये बात तो बीजेपी के साथ भी थी। बीजेपी की सरकार तो सपा बसपा से कम नहीं रही है यूपी के अंदर, और राजनाथ सिंह की सरकार ने तो बकायदा आयोग बनाया था, उसकी सिफारिशें आज तक नहीं लागू हो पाई। ये सवाल तो बहुत बार उठता है बीजेपी के साथ भी। बीजेपी के साथ मैं पहली बार लाइन में रखा ना कि जब भाड़े के पहलवान जाएंगे तो जो भाड़ा जिसका होगा उसके लिए काम करेंगे। मैंने तो कहा ना कि समाज जब अखाड़े का पहलवान पैदा करे, कांसीराम ने अखाड़े का पहलवान किया, आप देखो संविधान में आने के बाद व्यवस्था लागू की, बैकलॉग भर गया। जगजीवन राम जैसे भाड़े के पहलवान थे, कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अखाड़े के पहलवान कांसीराम गए, टीम लेके हुआ। माननीय मुलायम सिंह आए, देखो क्या हुआ। डॉक्टर संजय भी अखाड़े के पहलवान ले गए हैं, केवल निषाद नहीं ले गए हैं। हमारे पास 4 ठाकुर हैं, 5 ब्राह्मण हैं, राय है, हमारे पास महिला है, 3 निषाद गए हैं। ऐसे नहीं है, सारे लोग अखाड़े पहलवान जाकर और सदन में अपनी आवाज उठा रहे हैं, विधान परिषद विधानसभा में। और मोदी जी, अमित शाह जी थे। जाने का मतलब, इतिहास देखा जाए तो कोई निषाद नेता किसी मंत्री के सामने इस आरक्षण की विसंगति को कभी फोटो नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री तो बड़ी बात होती है, लेकिन दल बनाया और समाज को जगाया और इतिहास के साथ आया। मोदी जी, अमित शाह जी जैसे, नड्डा साहब जैसे प्रेम से गले लगाते हैं और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए चिंता करते हैं। 70 साल का उलझा समस्या। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप और अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। पार्टी कोई खड़ी और बड़ी इसीलिए होती है कार्यकर्ताओं की बदौलत। कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए होते हैं। मैं 2017 में लड़ा, 70 सीट लड़ा था, उसमें 16 निषाद लड़ाया था, 1 विधायक बनाया था। 2019 नहीं लड़ा। भारतीय वो तय रणनीति होती है। विजय मिश्रा लड़े थे। कोई भी रहे, उस समय सबके पास हम नए थे, जो आएगा उसी को लड़ाएंगे। संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है चुनाव आयोग रोक दे कि उन्हें न लड़ना, तो हम नहीं लड़ाएंगे। टिकट जिसे मिलता है वो सब, चुनाव आयोग और देश का संविधान जिसे लड़ने का अवसर देता है उसे लड़ने का अवसर, हम संविधान और से अलग नहीं जा सकते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत पार्टी है, उससे चुनाव लड़े, एक विधायक लड़के जीत के गए। मैं कहता हूं
2019 में एक वकील इंजीनियर प्रवीण निषाद गए, भले भाजपा के सिंबल से गए, हमें वकील पहले सपा के सिंबल पे गए। मैं सपा के साथ नहीं, ये गलत है। सपा बस, एक मिनट, सपा बसपा, सपा और बसपा, मैं अरे सपा और बसपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, इतनी पार्टियों के संयुक्त, सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी, ये 4 पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे। हम कहते हैं उसके बाद भी किसी को लड़ा के देख लेना, हम कहते हैं कि आज के दिन में वो संयुक्त उम्मीदवार थे। वो एनडी जैसे हम लोग हैं संयुक्त उम्मीदवार हैं। वो मोदी जी कहते हैं कि हे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के साथ मोदी जी योगी को देख लेना और बटन दबा देना, 11 विधायक भेज दिया। मैं भी कहता हूं कि हे निषाद लोग, हे निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कि कमल में मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देख के बटन दबा देना। तो इंजीनियर प्रवीण निषाद संयुक्त उम्मीदवार थे। ये समाजवादी पार्टी गलत प्रचार करती है, उसी का फल भोग रही है। निषादों के साथ धोखा देने का फल भोग रही है। संयुक्त उम्मीदवार थे, उसको कहना चाहिए कि इंजीनियर प्रवीण निषाद संयुक्त उम्मीदवार थे, धोखा दिया, घर भर को टिकट दिया। हम कहते जी का इंजीनियर प्रवीण निषाद खराब थे। नागेंद्र पटेल पिछड़ी जात का था, फूलपुर से जितवाया था। फूलपुर, कैराना, नूरपुर, हमने 4, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 उपचुनाव संयुक्त उम्मीदवार जीते थे और चारों का टिकट काट दिया अखिलेश ने। भाई हम पार्टी वाले थे, उनके लिए दुश्मन थे। वो पिछड़ी जात का नागेंद्र पटेल था जो मुख्यमंत्री को हराया था, उसको नहीं क्यों टिकट दिया? इसके मतलब नाम के पिछड़े हैं, और पिछड़ों के दुश्मन अगर है तो समाजवादी पार्टी है अन्य जातियों के पिछड़े के लोगों को। मैं कहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया होता और शिक्षा दिया होता। उस शिक्षा में 2004 से 2014 तक सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। केंद्र में सरकार चल रही सपा बसपा के सहयोग से, और 10 साल थी। और क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया? क्यों नहीं उस शिक्षा में पिछड़ों का रिजर्वेशन दिया? पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो मोदी जी ने, और उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया तो मोदी जी ने दिया है। और जब उच्च शिक्षा में पिछड़े जाएंगे तब उनके बेटे IAS PCS बन के अपने समाज का हिस्सा लिखने का काम करेंगे, उसमें सभी लोगों का। संजय जी, लेकिन मेरा सवाल था कि लोकसभा चुनाव को लेकर के निषाद पार्टी क्या करने जा रही है? निषाद पार्टी, मेरा पूरा सवाल था ये कि क्या बीजेपी के ही सिंबल पर, जैसे पिछली बार प्रवीण भाई लड़े थे, क्या ऐसे होगा एडजस्टमेंट, या आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? अपने प्रतिनिधि जैसे आपने विधानसभा में भेजे, आप लोकसभा में भेज रहे हैं। ये विरोधी लोग छोटे दलों के खिलाफ इतना प्रचार करते, कहते थे पार्टी, जब मैं सामाजिक संगठन था तो कहते थे पार्टी नहीं लाएगा, पार्टी ला दिया। तो कहें चुनाव चिन्ह नहीं लाएगा, चुनाव चिन्ह ला दिया। कहें निषाद को नहीं लड़ाएगा, निषाद को लड़ा कर विधानसभा में पहुंचा दिया। कहेंगे लड़ेगा नहीं, 11 विधायक लड़े हैं। अपने सिंबल पर हमारे 6 विधायक गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 11 विधायक निषाद पार्टी के वकील 6 सिंबल पर उत्तर प्रदेश में गए हैं, तो इस बार दिल्ली की लोकसभा में भी निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से जाएगी और वहां वकालत करेगी। ये मोदी जी ने सबका सम्मान करा। पहली पार्टी है एनडीए, पहली सरकार है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो गठबंधन के 25 साल पूरे किए हो। कोई और पार्टी बता दे कि 5 साल पूरे किए हो, 5 महीने बाद हट जाते हैं लोग, 5 महीने बाद लोग भाग जाते हैं। और 25 साल एनडीए के हो गया है, और 25 साल में गठबंधन दलों ऐसे हैं कि जिनके एक भी विधायक नहीं है, एक भी MP नहीं है, फिर भी उन्होंने विधान राज्यसभा और सदन में उन्हें बहुमत। आज के दिन में मैंने आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से फिर निषाद पार्टी लोकसभा में जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, विधानसभा के अगली सीट पर निषाद पार्टी का लेवी लगा वकील बैठा हुआ है, लोकसभा में भी जाकर निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठ के दिल्ली में वकालत करेगा। वही मैं पूछ रहा था कि कितनी सीटें। हाँ, अब सीट की बात करेंगे। अरे सीट कह दिया ना कि अब हम एनडीए के घटक हैं न, भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। हम लोग 330 पार और एनडीए की सरकार है। सीट के लिए नहीं मिले थे भगवान राम और निषाद राज सीट के लिए नहीं बने थे, उन्होंने जीत के लिए इकट्ठा हुए थे और रावण को हटाकर जीता था। हम लोग जीत के लिए आए हैं, सीट के लिए नहीं आए। मैं कह दिया ना कि हम लोग कैसे लड़ते हैं, कैसे हम वकील बना के भेजते हैं, हम लोगों की रणनीति है। आप लोगों के सहयोगी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने कल अभी हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ के अंदर है। और वो बीजेपी के नेता हैं और आप भी जानते होंगे, सांसद भी रहे हैं पहले वो। उन्होंने कई तरह के सवाल आपको लेकर के खड़े किए, और उसमें एक सवाल था कि परिवारवाद का, कि क्षेत्रीय पार्टियों पर जो आरोप लगता है परिवारवाद का, तो आपने भी
पहले बेटे को सांसद बनाया, फिर आप एमएलसी हो गए, मंत्री हो गए, एक बेटा एमएलए हो गया। ये जो आरोप लगाते हैं लोग क्षेत्रीय पार्टियों पर, आप अपने पार्टी या अपने परिवार को लेकर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जब पहली बार 2017 में आया और 2017 में सपा बसपा सत्ता से दूर हो गई, मतलब हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा हमारे साथ हो गई 2019 में। इतिहास रहा। और ये सपा बसपा ने हमारी पार्टी में जितने लोग बाहर और लोगों को लाया था, तो सपा बसपा ने या तो उन्हें गलत आरोपों में या गुमराह करके किसी भी तरीके से पूरी की पूरी पार्टी को छिन्न भिन्न करने का काम 2017 से लेकर 2019, जब वो थक गए तो फिर 2018 में दोस्ती किया। फिर 2019 में सपा और बसपा खत्म हो गई थी, लेकिन जब गोरखपुर हम जीते तो एक जिंदा हो गई सपा और बसपा, लेकिन फिर वही उनका काटना था, फिर शुरू कर दिया। आज के दिन में किसी भी पार्टी में एक जो है चुनाव संचालन समिति होती है और चयन समिति होती है। किसी व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती है, व्यक्ति होता तो घर चला ले वही काफी है, तो समूह बन के चलता है। तो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, उसके पास पब्लिसिटी चाहिए, पार्टी में कितना बड़ा शिक्षण और प्रशिक्षण और 10 अनुशासित कार्यकर्ता है। इंजीनियर प्रवीण निषाद डॉक्टर संजय के साथ 13 जनवरी 2013 को हम पूरे परिवार के साथ संकल्प लिए थे। उसमें एक बेटा इंजीनियर प्रवीण निषाद था और कोई नहीं था। मेरे पार्टी के कोई और सदस्य जो 23 लोगों से संकल्प लिया था, उसमें से पार्टियों ने लगभग हम 3 लोगों को छोड़कर मैडम को और बेटे को, बाकी सबको भरमा के बर्बाद करके रोड पर खड़ा कर दिया। तो जो शिक्षित प्रशिक्षित दर्श होगा, 13 किताब मैंने लिखा, 13 किताब लिखने में प्रवीण जी ने साथ दिया, पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाया। तो सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें सीट नहीं जीत चाहिए। तो जीत के लिए जिसका नाम आगे आया कि नहीं, प्रवीण जी वकील अच्छा है, प्रवीण जी सब जानते हैं, वो बोलेंगे, जाके वकालत करेंगे, मोदी जी अमित शाह जी के पास पहुंचेंगे, तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए वकील चाहिए, ऐसा वकील चाहिए जो ट्रेंड वकील हो। तो अगर निषाद पार्टी ने ट्रेंड वकील सबसे पहले प्रवीण जी को बताया तो उनको भेजा। हमारे लिए आज के दिन में एक सारे कार्यकर्ता परिवार हैं, ये झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति लोग हैं, सारे कार्यकर्ता परिवार हैं। मेरे घर पर गोरखपुर में चलिए तो किचन हमारा खुला होता है, पहले मेरे कार्यकर्ता खाना खाते हैं, फिर डॉक्टर संजय मेरा परिवार खाना खाता है, जाके देख लीजिए। लखनऊ में मेरा मंत्री आवास है, वो मंत्री नहीं, मैं संतरी हूँ, पूरा का पूरा। मैंने कहा ये आवाम हमारे लोगों का है, हमारा गेट 24 घंटे खुला रहता है। वहां भी मेरे किचन में मेरे परिवार के लोग जाते हैं, मेरे बिस्तर मेरे घर में बैठते हैं। ये हमारे सारे एक एक कार्यकर्ता मेरे बेटे हैं। हम लोग एक परिवार के लिए नहीं, अपने उस वंश, वो एक जमाने में कभी एक जो है एक गुरुकुल में 2 कुल के पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राजकुल, और दोनों ने जो उस गुरुकुल में पढ़ा था तो राजनीति पढ़ाई पढ़ा था, और राजनीति पढ़ाई पढ़ाकर तब राम राज लाया था। सब हमारे परिवार के हैं। ये गलत आरोप है कि मैं 15 सीट पाया, 11 हारी हुई सीट लिया, भाजपा कभी नहीं जीतती थी। 5 सीटें भाजपा के सिंबल से लिया कि किसी तरीके से हमारे निषाद का बेटा कमजोर है, जीत के चला जाएगा। क्योंकि 2017 में 17 जो निषाद लड़ाया था उनको 5,000-7,000 वोट से ज्यादा नहीं मिला, चूंकि उनके पास ताकत नहीं था। तो आप देखो, इस बार देखिए आप कि 3 निषाद जीत के गए 15 सीट में। एक पीयूष रंजन आप देखे होंगे हार गए थे, भाजपा टिकट भी नहीं दे रही थी, लेकिन उनको अपना बेटा बनाकर मैंने करसना से उन्हें बिताया। वो मतलब हमारे यहाँ जो नेता केवट मल्ला बिंद करते हैं, लेकिन सबको खत्म कर दिया। केवट मल्ला बिंद बीमारी है और जय निषाद राज का खून जो है वही है, तो उसको लाके जिताया। मैं विनोद बिंद जो थे, सपा में 10 साल घूमते थे, सपा पूरा उनको 10 करोड़ रुपया खर्च कराई, पूरा वाल पेंटिंग, पूरे 10 साल मेरा विरोध किए विनोद बिंद, लेकिन सपा के सारे विरोध करते थे, लेकिन कभी मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन अंतिम में जब उनका टिकट सपा ने काट दिया तो विनोद बिंद हमारे वंश का था, मेरे निषाद राज के वंशज का बेटा मेरा था, और मैं सपा से काटा हुआ टिकट उसे घुमाते रहे 10 साल। डॉक्टर विनोद बिंद को मैंने मझवा से, मिर्जापुर से, उस ऐतिहासिक धरती से बिंद के बेटे को, जो निषाद की एक उपजाति है, उसके बेटे को विधानसभा में पहुंचाया। एक सरवन निषाद हैं, तो 2 बेटा हमारे हैं, दोनों इस 24 घंटे निषाद पार्टी काम करते हैं। तो जैविक पुत्र भले हो सकते हैं, लेकिन अनुवांशिक पुत्र हमारे सारे कार्यकर्ता निषाद पार्टी के, निषाद राज के खून के हैं। आखिरी में 2 सवाल आपसे और है, उसके बाद आपको भी जाना है।
एक सवाल इस बात को लेकर के कि ठीक है, आपने बताया आजकल बड़ी चर्चा है कि बहुत सारे लोग आपसे टिकट मांग रहे हैं लोकसभा के लिए भी, जो आप कह रहे हैं कि 1-2 टिकट या 3 टिकट जो भी आपको मिल जाएगा उसके लिए भी दूसरी पार्टियों के बड़े दावेदार हैं, कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के रास्ते एनडीए में पहुंचा जाए। तो ये सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, ये जो आरोप लग रहे थे, इसमें एक और चीज जोड़ दूं मैं, मुझे लगता है कई बार कि आप खुद अपनी आफत अपने साथ बुलाते रहते हैं, साथ में कंट्रोवर्सी और आप साथ साथ चलते हैं। तो एक वो जो वीडियो वायरल होता रहता है बार बार आपकी आरती वाला, आपने कहा वोटर हमारे लिए भगवान है, पर वो आरती आपकी होती रहती है, तो आप भगवान बन जाते हैं, वोटर के लिए क्या है उस वक्त? देखिए, 2 बातें हैं आपका। पहले नंबर का जवाब दूं कि टिकट मांगने वाले हैं, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि भगवान राम और निषाद राज देने वाले थे, और ये समाज हमारा कभी सपा बसपा कांग्रेस में 70 साल से टिकट मांग रहा था, और टिकट मांगते मांगते कहां चला गया, बेटिकट हो गया। तो कम से कम निषाद पार्टी पूरे 8 साल के सफर में टिकट देने वाली बन गई और टिकट देकर विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने वाले। तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। कौन मांग रहा है? और मांगने के लिए भाई देखिए, हमारे वहां मैं बड़ा मित्रता में कोई कमी नहीं होती है। अगर मैंने गार्जियन मान लिया भारतीय जनता पार्टी को, बड़ा भाई मान लिया भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी अमित शाह जैसे रणनीतिकार हों, देश के दुनिया में पहचान बनाने वाले लोग हैं, उनका साथ अगर मेरे साथ है तो हम उनके साथ मिलकर तय करते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी बनेगा, जो सबको पसंद होगा, जिसकी छवि अच्छी हो, जीत सकता हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ड्रोन कैमरा थोड़ा बड़ा अच्छा होता है कि उस सारे जगह एक्सरे करके रखा रहता है कि पूरे प्रदेश में कौन कौन नेता किस क्षेत्र का क्या चरित्र है, किस तरह का उसका क्या है, उसका किस तरह की सोच रखने वाला आता है। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठता हूं और किसको लड़ाना हम दोनों आदमी मिलकर तय करते हैं, वो संयुक्त उम्मीदवार बनता है। इसीलिए हमने ऐतिहासिक जीत 11 हारी हुई सीट में मैंने 9 सीट जीता हूं, और 2 उसमें 1200-1300 वोट से जीत गए, हार गए, थोड़ा सा मत चूक गया था। दूसरा आपका जवाब आपका था कि आरती वाला, ये हमारे, देखिए मैं इनका राजनीतिक गुरु हूं, ये हमें राजनीतिक गुरु मानते हैं। मैं पहले भी पूर्वांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मैं प्रिंसिपल था, संस्थापक था। तो ये हमें राजनीतिक गुरु मानते। गुरु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला, जो अंधेरे से उजाला तरफ ले जाए। इनको वो मोतिया बिंद ला दिया था कि ये अपने ही बच्चों का हिस्सा हाथी साइकिल पंजा को लुटा दिए। 18% आबादी आज इनको केवटा, मल्हावा, बिंदवा, कश्यपवा, कहरा, नीचे इनकी सोच को नीचे ला दिया था। तो लीडर का मतलब होता है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे। तो इनको छोटी जात से निषाद राज को बनाकर दिखा दिया, इसलिए वो उनकी आस्था मैं रोक तो सकता नहीं हूं। हम तो निषाद राज की पूजा करता हूं, सारे लोग निषाद राज की पूजा करते हैं, तो इन लोग कहते हैं भाई गुरु गोविंद हो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद बताए। तो कहते भाई निषाद राज का किला 37 बरस पहले खुदाई हुई, किसी को पता नहीं चला, कांग्रेसी को भी नहीं पता चला, इलाहाबाद के लोगों को ही नहीं पता चला कि वहां प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे निषाद राज का किला हो, जहां भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया हो, श्रृंगेरपुर धाम हो। तो जब किसी को पता नहीं था, तो जब इन्हें बताया कि भगवान राम जब अयोध्या से निकले, और जब कैकेयी और दशरथ और अयोध्या वासी को पता नहीं था कि राम जो है भगवान है, लेकिन ईश्वर के रूप में लिखा हुआ है कि निषाद राज ने कहा, हे राम, मित्र थे हो और भविष्य में भी रहोगे, लेकिन आज मैं पहला दर्शन तुम्हारे अंदर ईश्वर का देख रहा हूं। पूरी दुनिया में ईश्वर के रूप में भगवान राम पूजे जाओगे। पहला दर्शन किया था तो निषाद राज ने किया था। तो अगर निषाद राज ने दर्शन किया तो आज वो मित्र हैं, उनके वंशज हैं, तो इनको भी दर्शन कराया, राजनीति का दर्शन कराया, वोट का दर्शन कराया, शक्ति का दर्शन कराया। भैया झुआ भर रोड पर ये पौआ पी के पांव में क्यों जा रहे हो? और जो पौआ भर लोग हैं वो पार्टी और पॉलिटिकल होकर पावर में जा रहे हैं, तो किधर जाना चाहते हो? पौआ पी के पांव में जाना चाहते हो, हाथी साइकिल पंजा के? देखो भाई, मैंने इनसे कहा कि देखो मेरे नेता, देखो महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिन जमुना निषाद, फूलन देवी, ये सारे नेता जो इनके अधिकारों की आवाज उठाने आए, उनको पिछली सरकारों ने जो है जिंदा नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा पहले इनको इसलिए नहीं जिंदा छोड़ा क्योंकि वो सपा बसपा कांग्रेस के उस सेना में थे, उन्हीं के वहां वो सैनिक थे। तो मैंने कहा एक सेना बनाओ, धार्मिक सेना बनाओ, उनके अंदर धार्मिक जानकारी हो, आर्थिक जानकारी हो, राजनीतिक जानकारी हो, ऐतिहासिक जानकारी हो, और वोट में कितनी कीमत हो
जानकारी हो तो सारे शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से इनको बताया। तो इनको अब इनकी आस्था को मैं कैसे रोक सकता हूं। मैंने इनको बताया कि भैया आप लोग अपना काम करो, लेकिन ये मानते ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। तो वो ये आरती करते हैं, उनके से पूछा जाए, मैं तो कराता नहीं हूं। अब हम तो निषाद राज के लिए पैदा हुए हैं। बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ देवरिया से जुड़ने के लिए और हर बार की तरह बेबाक तमाम सारे सवालों के आरोपों के जवाब देने के लिए। ये थे संजय निषाद, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे।